तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे सीए और सीए में इंटरमीडिएट के लिए इनकम टैक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। पता है इस चैप्टर की एक खासियत है और वो ये कि इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, वो तो कोई आपको डिडक्शन मिल ही जाएगी उस पे क्वेश्चन, साथ ही साथ में वो जो आता है ना फुल फ्लेज क्वेश्चन, यस लॉन्ग क्वेश्चन, उस पे भी डिडक्शंस का यूज तो 100% होता है, ठीक है। अब मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने आपको बना दिए हैं थोड़े से रिविजनरी नोट्स जो आई थिंक आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो कि बाकी चैप्टर्स की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। तो डिडक्शन किसके अगेंस्ट पे मिलती है? डिडक्शन मिलती है अगेंस्ट ग्रॉस टोटल इनकम, यानी जब पांचों हेड्स की मिलाकर जीटीआई निकल कर आती है तो ग्रॉस टोटल इनकम के अगेंस्ट में, यानी कि उस पर हमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, क्या ये जो डिडक्शन है ये हम स्पेशल रेट्स वाले इनकम पर ले सकते हैं? स्पेशल रेट यानी जैसे एलटीसीजी हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेट, चाहे 10% पे हो 20% पे हो, या एलटीसीजी जो हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 112A, या जो एसटीसीजी पढ़ा हुआ है अंडर सेक्शन 111A, या जो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस है, क्या ये वहां पे मिलती है? सो द आंसर इज नो, उनके अगेंस्ट में ये नहीं मिलती, किसी भी स्पेशल टैक्स रेट पे नहीं मिलेगी। फिर मैम आपने तो डरा दिया, ये क्या था 112A 111A? डोंट वरी, कैपिटल गेन भी रिवाइज करेंगे, उस पर समझ लेना अगर अभी तक नहीं किया हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात आती है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है पेमेंट रिलेटेड डिडक्शंस, यानी जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो भाई ये वहां पर जो है डिडक्शन एप्लीकेबल रहेंगी। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 80C स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। इसमें से पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा, सो 99.99% तो इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, आइदर इट्स सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फुल फ्लेज, कुछ भी, ठीक है। 80C क्या कहता है? 80C की डिडक्शन ध्यान से सुन लेना, अगर आपने मेरे साथ यहाँ रिवीजन कर ली ना तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, एलिजिबल एसएससी कौन है? कौन से ऐसे दो एसएससीज हैं, कौन से ऐसे दो कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको की ये डिडक्शन अलाउड होती है? दो, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, ठीक है। तो इंडिविजुअल या एचयूएफ। 80C में जितनी भी डिडक्शंस पड़ेंगे सबकी मिलाकर जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन एसएससी कैन क्लेम इज 1,50,000 रुपीज, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है इसमें? पहला आता है एलआईसी, ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जहां हम कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये वो वाली डिडक्शन है एलआईसी। एलआईसी यानी जब हम स्टूडेंट्स लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, तो उस पर जो हर साल प्रीमियम पे होता है, प्रीमियम पे होता है ना, उस प्रीमियम की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कि कौन से हम ना किसके आगे किस किस के लिए हम जो है, मान लो मैं हूं, मैं किस किस के लिए एलआईसी करवा सकती हूँ? तो स्टूडेंट्स पहली बात तो इंडिविजुअल का केस होगा तो एसएससी के लिए, ध्यान से सुन लो, इंडिविजुअल का केस है तो एसएससी। दो कैटेगरीज है हमारे पास, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर इंडिविजुअल का केस है तो ओनली एंड ओनली एसएससी। एसएससी क्या? 10th का पेपर नहीं, दैट इज स्टूडेंट स्पाउस, सेल्फ, चिल्ड्रन। अपने लिए करवा सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए, और किसी के लिए भी नहीं, इनफैक्ट ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी नहीं, ठीक है ना। तो एसएससी यहाँ पर आ गया। उसके बाद बात आती है अगर एचयूएफ का केस हो तो एचयूएफ के किसी भी मेंबर के लिए, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है, वी कैन डू दिस। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एलआईसी पे ना कितनी डिडक्शन मिलती है। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आ गई, मैंने आपको कैटेगरीज क्या पढ़ाई थी कि एक तो था अगर एलआईसी जो है वो इश्यू हुई है, पॉलिसी इश्यू हुई है बिफोर 1 अप्रैल 2012। सेकेंड कैटेगरी हमने पढ़ी थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, और स्टूडेंट उसके बाद हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ी थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। तो मैं तीनों कैटेगरीज यहाँ पे करवा रही, ठीक है। कितनी कैटेगरीज थी? तीन कैटेगरीज। अब इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको यही समझ नहीं आता कब 20% लग रहा है, कब 15, कब 10। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इज बिफोर 1 अप्रैल 2012, सेकेंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, थर्ड स्टूडेंट्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। लेकिन ये जो 1 अप्रैल 2013 वाली कंडीशन है ये सबके लिए नहीं थी स्टूडेंट, ये आई थी उन पर्संस के लिए जिनको की 80U या 80DDB की डिसेबिलिटी है, यानी जो किसी भी तरीके से डिसेबल है।
चाहे स्वेयर डिसेबिलिटी है चाहे नॉर्मल डिसेबिलिटी है। ठीक है, चलिए तो ये आ गए हमारे पास 3 कंडीशंस, बिफोर, on or after 1st April 2012 and on or after 1st April 2013 but only for the disabled persons। चलिए अब बात करते हैं पहले वाले की। अगर LIC इश्यू हुआ है, अब आप सोचोगे मैम ठीक है ना, अब 2012 वाला क्वेश्चन कहां से आएगा, बात सुनो। पॉलिसी इश्यू तब हो सकती है प्रीमियम अभी तक पे हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अगर स्टूडेंट्स ऑन और आफ्टर बिफोर 1st April 2012 किसी ने भी अपना LIC इशू करवाया था, पॉलिसी तब ले ली, प्रीमियम आज भी भर रहे हैं, तो उसके केस में स्टूडेंट जितने प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है दैट इज 10%। कितना परसेंट लिया मैंने, 10%। अच्छा, अब बात आई मैम यहाँ पे 10 लेना है या 20, जल्दी से बताओ क्या अमेंडमेंट करवाई थी मैंने आपको। तो स्टूडेंट इन दिस केस 10, और इसमें क्या बोला था मैंने आपको पहले, हर चीज डबल डबल चल रही थी, प्री इन्फ्लेशन नहीं थी, तो 20। ठीक है, 20% और सेकंड में 10%। चलो अब करते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स हमारा रहेगा 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू का क्या मतलब होता है, यानी जितना सम उसको एश्योर किया है कि इतना हम आपको दे देंगे। ठीक है, और प्रीमियम पे, जितना प्रीमियम पे करा है। ठीक है, विच एवर इज लोअर, व्हाट आई हैव सेड, विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा, जो भी दोनों में से कम होगा 20% पॉलिसी वैल्यू की या फिर जो प्रीमियम पे करा है, उसकी स्टूडेंट डिडक्शन मिल जाएगी। और आफ्टर 1st April 2012 में तो सब सेम रहा, इन्फ्लेशन बढ़ गया था तो उसको आधा कर दिया, यानी 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू दैट इज सम एश्योर्ड, या फिर जितना प्रीमियम पे करा है, जितना प्रीमियम पे करा है, विच एवर इज लोअर, अगेंस्ट विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम होगा। बात आई थी फिर जो पर्सन डिसेबल हैं उनके लिए कहा गया था कि देखो अगर उनको कोई भी डिसेबिलिटी है या फिर कोई वो स्पेसिफाइड डिसीज से सफर कर रहे हैं, ATDD-B वाली से, यानी कुछ बहुत ज्यादा लाइफ इंजीरियस डिसीजेस हैं, तो उसके केस में यहाँ पर इसको बढ़ा के इसके मिड में ले आए थे, 20 और 15 के मिड में ले आए थे, और इसको 20 और 10 के मिड में ले आए थे और इसको कर दिया था 15%, यानी 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। अब आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हर किसी के केस में 20 चलना है 10 चलना है, नहीं, इट डिपेंड्स कि कौन सी कैटेगरी आ रही है, पेपर में ध्यान से डेट्स पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, पहला तो था LIC का। ठीक है, ये समझ आ गया, बस इतना भी अगर आपने कर लिया LIC का कोई भी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, चाहे वो बुक्स में 10 पेजेस का ही क्यों ना दिया हो। चलो, सेकंड आता है PPF क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब स्टूडेंट जब भी पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाला जाता है, तो पहला तो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि भाई जब भी आप कोई भी अमाउंट जो है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालोगे। ठीक है, अगर इंडिविजुअल का केस है, अगेन वही 2 केसेस आ रहे हैं यहाँ पर PPF के केस में भी। ठीक है, इंडिविजुअल का केस है तो किस किस के लिए आपने वो जो है इन्वेस्टमेंट करी हो, SSC के लिए, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन। और अगर HUF का केस है तो एनी मेंबर ऑफ HUF के किसी भी मेंबर के लिए आपने PPF में पैसा डाला है तो HUF की GTI में से वो डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, ये 2 कैटेगरीज कवर हो गई हमारी। ठीक है, फर्स्ट हमने LIC करी, सेकंड PPF, थर्ड आता है SPF। ये क्या था, स्टूडेंट एम्प्लॉय सैलरी। याद करो, सैलरी चैप्टर अभी इससे पहले क्वेश्चंस किए थे सैलरी के। सैलरी में स्टूडेंट्स अगर किसी ने नहीं करे डोंट वरी, मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका भी। सैलरी चैप्टर कंप्लीट किया हमने। एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा, एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी। जब एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में, यानी कि वो फंड जो कि कहीं ना कहीं से ऑथोराइज्ड है। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड में नहीं, SPF में, RPF में या फिर अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में, तो जितना भी वो स्टूडेंट्स वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा अप टू मैक्स ऑफ 1,50,000 दैट इज एग्जम्प्टेड। तो किसने ये कंट्रीब्यूशन करा है, एम्प्लॉय ने अपने लिए करा है, ओन के लिए। किस किस में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और किस में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो एज पर द लॉ बनता है, या फिर जो उसने स्टूडेंट सुपर एनुएशन फंड में करा है। क्लियर, चलो, और सुपर एनुएशन भी कौन सा, अप्रूव्ड वाला। ये थी थर्ड कैटेगरी। फोर्थ आता है
अगर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करा है एनएससी, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करी है एनएससी में, तो एनएससी में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे जितना भी इंटरेस्ट आता है, दोनों ही एग्जाम्प्ट है, ठीक है। सॉरी, दोनों ही जो मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है स्टूडेंट्स वो डिडक्ट हो जाएगा, और जो उस पर इंटरेस्ट आया उसको इन्वेस्ट कर दिया तो वो भी डिडक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, वो क्या, हमने ना हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा था। कोई कहे मत देना कि मैम याद नहीं है, याद है ना अच्छे से, ये फिर भी याद नहीं है तो बता भी देना कि एग्जाम से पहले आई कैन कवर इट आउट। चलो, अब हमने जब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा है, तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि घर बनवाने के लिए अगर पर्सन ने लोन लिया है तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है अंडर हाउस प्रॉपर्टी, पढ़ा था ये। यहाँ पर वो कह रहे हैं लेकिन अब तुम बात सुनो, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना, हम उसकी भी डिडक्शन दिलवा रहे हैं। वो कैसे, इंटरेस्ट की मिलती है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है उसकी डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C में, ठीक है। किस में, 80C में, समझ आ गया। तो जब हम लोन रीपे करते हैं, लेकिन किससे लिया होगा, पड़ोसी से नहीं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किस लिए लिया है, घर परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसका जो आपको है उसकी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स एफडी। एफडी में तो हम भी पैसा डालते हैं स्टूडेंट्स। एक होती है टैक्स सेविंग एफडी। क्या है ये, टैक्स सेविंग एफडी। आओ इसके बारे में समझते हैं। अब टैक्स सेविंग एफडी में क्या होता है, ये पर्टिकुलरली बनती ही इसीलिए है कि भाई हम अपना टैक्स सेव कर सके, लेकिन जब हम टैक्स सेविंग एफडी में पैसा डालते हैं तो हम 5 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते, प्रिंसिपल अमाउंट का हम विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट जो करवाया है 5 इयर्स या मोर के लिए किसी भी स्केड्यूल बैंक में या पोस्ट ऑफिस से भी हो जाती है, तो वो भी है सेक्शन 80C की डिडक्शन, ठीक है। जितना पैसा उसमें डालोगे डिडक्ट हो जाएगा जीटीआई में से। अब स्कूल में जो हम ट्यूशन फी पे करते हैं या कॉलेजेस में जो करते हैं ट्यूशन फी के नाम से, बट इट मस्ट बी फुल टाइम एजुकेशन। फुल टाइम एजुकेशन यानी स्कूल हो गया, ट्यूशन स्कूल हो गया, कॉलेजेस होता है, कोचिंग सेंटर्स नहीं, वहां पूरा टाइम पढ़ने नहीं आते, 1-2 घंटे के लिए आते हैं। चलो, तो जो ये ट्यूशन फी हमने पे करी है, ट्यूशन फी पे करी है चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, वो भी स्टूडेंट्स वहां पे डिडक्शन मिल जाती है। मैम कितने, जैसे सैलरी में था मैक्स 2 चाइल्ड, ऐसे यहाँ पे है मैक्स 2 चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास नबार्ड। नबार्ड के जब हम बॉन्ड्स परचेज करते हैं और उसके लिए हम कोई पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिडक्टेबल। फिर आता है एक स्कीम स्टार्ट हुई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें क्या सीनियर सिटीजन को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपना पैसा इसमें डालो, इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा मिलता है। उसका एक और बेनिफिट क्या है कि जो भी पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया जाएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट करी है, दैट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। तो 80C में उसकी डिडक्शन मिल जाती है। अब बात आती है, अब आजकल एफडी से ज्यादा लोग पैसा डालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, यूटीआई में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज। तो स्टूडेंट इसीलिए गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि देखो जैसे टैक्स सेविंग एफडी है ना, ऐसी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी है। तो आप वो नोटिफाइड यूनिट्स देखो कि कौन से वाले टैक्स सेविंग है, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, तो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे यूटीआई हो, आपको डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक स्कीम भी आई स्टूडेंट, पेंशन स्कीम, यूटीआई और म्यूचुअल फंड की, उसमें इन्वेस्टमेंट करे है तो डिडक्शन, ठीक है। फिर आती है, अब ये मैं आपको बताना भी चाहती हूँ सो दैट यू कैन अवेयर टू अदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। स्टूडेंट्स एक ना सुकन्या समृद्धि स्कीम आई है, सुकन्या समृद्धि स्कीम। उसमें होता क्या है बेसिकली कि गर्ल्स के लिए ना, अगर आप कोई गर्ल चाइल्ड है, आप उसके लिए कोई पैसे डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, तो वो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसमें काफी ज्यादा जो है रिटर्न्स भी मिलती हैं, और ऐसा जो भी पैसा किसी ने भी अपने गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट में डाला है, तो स्टूडेंट्स वो पैसा भी, वो इन्वेस्टमेंट भी डिडक्शन मिल जाएगी। अब क्या होता है, या तो उसने अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए डाल दिया, या फिर कोई लीगल गार्डियन ने किसी गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा डाला है उसमें, तो वो भी एग्जाम्प्टेड है। सॉरी मैं बार बार एग्जाम बोल रही हूँ, ठीक है, वो क्योंकि इससे पहले मैंने कैपिटल गेन की अभी क्लास ली थी, तो नॉट एग्जाम्प्टेड, दैट इज डिडक्टेबल, दोनों में बहुत अंतर है ना, यस।
फिर बात आती है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, जब भी घर खरीदा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, घर खरीदते टाइम, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम जो भी हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं या जो भी हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं ना, हमने कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करी या कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे, तो उनकी भी हमें डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। क्लियर है? ठीक है, जो भी स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे हैं दैट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C, तो ध्यान रखना। ओके, चलो, तो अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, अब स्टूडेंट्स अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने क्या किया है, एक ना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई है पेंशन स्कीम 80CCD, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, ये स्टूडेंट मिनिमम 3 इयर्स के लिए होना चाहिए। तो इन दैट केस ऑल्सो 80CCD में भी जो उसने इसमें इन पेंशन स्कीम में पैसा डाला है ना, जो स्पेसिफाइड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स उसको डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। या फिर एक कंट्रीब्यूशन स्कीम आई थी दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, उसमें भी पैसा डाला है, तो दैट इज ऑल्सो डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C। अब ध्यान रखना, अगर किसी भी पर्सन ने इफ एनी प्रीवियस ईयर अनएसएससी टर्मिनेट्स हिज LIP, यानी उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देना बंद कर दिया या 2 सालों तक नहीं दिया, या मान लो स्टूडेंट्स ULIP का केस था, ठीक है, ULIP के केस में उसने 5 सालों के लिए उसको प्रीमियम भरना तो उसने नहीं किया, या फिर जो घर उसने खरीदा था ना, जिसके लिए उसने क्या किया है, लोन वापस करा है और लोन पे वो डिडक्शन ले रहा है, 5 साल से पहले अगर उसने क्या करा स्टूडेंट, उस घर को ट्रांसफर कर दिया, या फिर जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में FD में आपने पैसा डाला, मैंने कहा था 5 साल के लिए लॉक है, 5 साल से पहला पैसा निकाल रहे हो, तो इसको माना जाएगा कि जिस साल आप विड्रॉ कर रहे हो उसी साल उसको इनकम मान के टैक्स लग जाएगा, ठीक है। कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कहीं कोई डाउट्स हो तो प्लीज डेफिनेटली पूछते रहना। मेरे माइंड में ये कि रिवीजन सेशन है, मैं उसी अकॉर्डिंगली आपको करवा रही हूँ, आपको कहीं डाउट्स आ रहे, क्वेरीज आ रही है, डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है। नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो टू टेक द डाउट्स, ओके। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, एक बार नीचे देखिए, ठीक है, स्क्रीन पर आपको शो रहा होगा हाँ मेरी ऐप का नेम दैट इज आयुषी बंसल क्लासेस, प्लीज इंस्टॉल इट, उस पर आपको काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन 80CCC। सेक्शन 80CCC क्या कहता है, इट्स नॉट 80C, वो हो गया 80CCC। इसने कहा कि देखो, अब मैं LIC की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं LIC के पेंशन फंड की, या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड की। इंश्योरेंस कंपनी और LIC क्या करती है, पेंशन फंड्स निकालती है, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल, अब पेंशन के लिए इंडिविजुअल के लिए कहा उन्होंने, ठीक है, नॉट एनी अदर पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है LIC या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड में, तो 80CCC में उसको मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। LIC CCC ऐसे याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आती है, जैसे पेंशन स्कीम निकाली, यहाँ पर ना ध्यान से देखना, अब मैंने आपको पेंशन स्कीम पढ़ाई LIC वाली, अब इन पेंशन स्कीम्स को देखो, अगर तो पेंशन स्कीम LIC की है या अदर इंश्योरेंस कंपनीज की है तो उस पे लगेगा 80CCC। अगर ये पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स उसने ये बोला कि एक ना अभी NS आई थी, न्यू स्कीम आई थी, जिसमें क्या था, अटल पेंशन योजना के अकॉर्डिंग वो स्कीम आई है, उन सबके केसेस में 80CCD लगेगा। क्या लगेगा, 80CCD, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है या फिर अटल पेंशन योजना है, सबके लिए लगेगा 80CCD। एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल, और कितना उसको डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। अब ये बात ध्यान से देखो स्टूडेंट, देखो इस केस में ना 2 कैटेगरीज बन रही है 80CCD में, ध्यान से, यहाँ बहुत बच्चों की गलती होती है और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 80CCD के 2 पार्ट्स हैं, एक है एम्प्लॉयज के लिए और एक पार्ट है अदर इंडिविजुअल्स के लिए। एक किसके लिए है, एम्प्लॉयज के लिए, एक है अदर इंडिविजुअल्स के लिए। तब इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज कौन सा सब सेक्शन लगता है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो, पहले तो हम आपको बता दें 80CCD सबसेक्शन 1 की बात बता रही हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयज इंडिविजुअल एक कर रही हूँ, क्लॉजेस याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपली ये करो। अगर तो एम्प्लॉय का केस है, एम्प्लॉय का केस है यानी वो सैलरी ले रहा है, ठीक है, तो उसके केस में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने जितना इस स्कीम में कंट्रीब्यूट किया, या फिर उसकी सैलरी का
किसका, क्योंकि वो सैलरी इंडिविजुअल है यहाँ पर, उसकी सैलरी का 10%, 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, उतनी उसको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर अदर इंडिविजुअल का केस है तो पहला तो उन्होंने कहा देखो एम्प्लॉय तो है नहीं, अब इसको मैं इंडिविजुअल या एसएससी बोलूंगी, ठीक है। तो एसएससी का कंट्रीब्यूशन, जितना एसएससी ने कंट्रीब्यूट करा, या फिर स्टूडेंट द सेकेंड पॉइंट हेयर इज उसकी ग्रॉस टोटल इनकम का 20%, किसका 20%, उसकी जीटीआई का, ग्रॉस टोटल इनकम का, ठीक है, 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लोअर। अब जिन स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि किसके लिए कौन सा ले, तो ध्यान से देखो, एम्प्लॉय का केस है तो उसकी सैलरी का 10% है, लेकिन अगर इंडिविजुअल का केस है तो उसकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम का 20% है, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन 80 सब सेक्शन 1, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट सब सेक्शन करवाने वाली हूँ, ये सारी सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 सब सेक्शन 1B, 80 सब सेक्शन 1B, देखो ये क्या कह रहा है। इसमें स्टूडेंट्स बोला कि देखिए ये जो एडिशनल डिडक्शन मिली है ना, ये आपको यहाँ पर वो कह रहा है कि बाकी जो भी डिडक्शंस मिल रही है उसके अलावा हम आपको कह रहे हैं यहाँ पे आप 50,000 की एडिशनल डिडक्शन भी ले सकते हो। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो उसका मतलब क्या है। उसने कहा कि 80 में पहले आया सबसेक्शन नंबर 1, उसने कहा कि मान लो कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वो 20% ऑफ जीटीआई या उसने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया विच एवर इज लोअर, उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब मान लो उसने टोटल अमाउंट वहां पे डिपॉजिट किया था 1,40,000, ठीक है, विच एवर इज लोअर करके 20% के अकॉर्डिंग आ गया 1,10,000, ठीक है। मतलब 30,000 का नुकसान नहीं। दे आर सेइंग कि आप एक काम करो, हम एक नया सेक्शन लेकर आ रहे हैं इसी में 80 सब सेक्शन 1B और आगे की बातें 1B, उसमें वो कह रहा है कि आप इसके अलावा अप टू मैक्स ऑफ 50,000 डिडक्शन क्लेम और कर सकते हो। मतलब 1,10,000 की डिडक्शन क्लेम हो जाएगी 80 सबसेक्शन 1 में, प्लस 50,000 की डिडक्शन क्लेम हो जाएगी 80 सबसेक्शन 1B में। क्लियर मैम, इस केस में एक साथ नहीं, इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 30,000 से, कि भाई मैक्सिमम अप टू 50,000 वो कर सकता था। क्लियर है, चलो ये एग्जांपल ना मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया। नेक्स्ट आता है 80 सबसेक्शन 2। अब ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ कहा अगर एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूशन करता है, ध्यान से देखो, यहाँ बात थी 80 में कि उसने खुद के लिए, एम्प्लॉय ने अपना जो है कंट्रीब्यूशन किया था। यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर कर रहा है एनपीएस में जो भी वो कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, अब उसके केस में क्या होगा। पहला तो क्या है, जब भी एम्प्लॉयर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है तो वो सैलरी में टैक्सेबल होता है, डेफिनेटली यहाँ भी होगा। यानी जब एम्प्लॉयर एनपीएस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टैक्सेबल होगा सैलरी के अंडर पूरा अमाउंट, ठीक है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद स्टूडेंट जब उसकी जीटीआई निकलेगी ना, तो जीटीआई में से इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, समझे। तो पहले वो टैक्सेबल होगा, फिर 80 सबसेक्शन 2 के अंडर वो क्या है, उसकी डिडक्शन मिलेगी। अब इसमें क्या है, तो स्टूडेंट्स एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन या 10% और 14%। अब ये क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी, अगर नॉर्मल एम्प्लॉय है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो 10% ऑफ सैलरी। क्लियर, विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे सब में बात आई, मैम आपने 80 1 में भी पढ़ाया, 2 में भी पढ़ाया, क्या सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए तक अगर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में एनी पेमेंट जो कि एसएससी को रिसीव हो रही है, कब, इन क्लोजर ऑफिस अकाउंट इज एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, 40% इज टैक्सेबल। अब ये क्या है मैम, उसने कहा स्टूडेंट्स की अगर मान लो कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है, अकाउंट क्लोज हो रहा है इन सब स्कीम्स में, तो उसके केस में 60% की एग्जाम्पशन मिल जाती है एट द टाइम ऑफ क्लोजर, और 40%, सिर्फ 40% पे ही टैक्स लगता है, ठीक है। और टोटल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर, चलो 60 और 40 किसका मतलब जितना उसको टोटल अमाउंट मिल रहा है क्लोजर के टाइम पर, अकाउंट बंद हो रहा है, पैसा पकड़ लो, तो उसका सिर्फ 40% पे टैक्स लगेगा, 60 एग्जाम है। और अगर स्टूडेंट्स वो एम्प्लॉय है या नॉन एम्प्लॉय है, कुछ भी है, जो भी अमाउंट उसको एनपीएस से मिलेगा, मैम किसको, देखो अब ध्यान से समझो, अगर तो अमाउंट मिल रहा है खुद को तो
40% पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर एनपीएस का अमाउंट उसके लीगल हेयर को मिल रहा है, ठीक है, अब वो पर्सन नहीं है, वो है ही नहीं अब पर्सन, तो इन दैट केस उसके लीगल हेयर को मिला, तो फिर लीगल हेयर के लिए वो अमाउंट फुली एग्जाम। क्लियर? आई होप सबके लिए क्लियर है ये पॉइंट। चलिए ठीक है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैम इसका मतलब तो मजा ही आ गया उन लोगों का जिन्होंने एनपीएस में पैसा डाला था और बड़ा नुकसान हो गया उनका, जो आरपीएफ पर हमें पैसा डालते हैं। तो नहीं, आरपीएफ या सुपर एनुएशन फंड में आपका जितना भी पैसा है, अगर आप उसको एज योर कैपिटल कॉर्पस फंड एनपीएस में ट्रांसफर करते हो तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। क्लियर? चलो, और स्टूडेंट्स, अगर इन केस ऑफ पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस, यानी अगर किसी भी पर्सन ने एनपीएस से सारा पैसा नहीं निकाला, कुछ निकाला है, ठीक है, सो पेमेंट शेल बी एग्जाम्प्टेड अप टू 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। जितना उसने पैसा लगाया था उसका 25% तक जो है वो उसके लिए इन दैट केस वो एग्जाम्प्ट होगा। और अगर नॉन सैलरी एम्प्लॉयड है तो उसके लिए फुली टैक्सेबल रहेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज 80CCE, जो कहता है कि सुनो बात, 80CCD 1 को मिलाकर जो मैक्सिमम आप डिडक्शन ले सकते हो वो रहती है 1,50,000। ठीक है, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन 80CCD2 पे नहीं है। अब नेक्स्ट डिडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 80D। ये किसके लिए है? ये ना 4 बातों को बताता है। कौन कौन सी 4 बातें हैं पहले तो वो सुन लो स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है डिडक्शन अगर मिल रही है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। किसके लिए? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, यानी मेडिकल इंश्योरेंस लिया उसका प्रीमियम पे कर रहे हो। सेकेंड, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, ठीक है, या फिर उसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया है, या फिर और क्या किया है, कुछ नहीं भाई, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा लिया कि कहीं कुछ है तो नहीं, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। फिर फोर्थ कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये चारों कैटेगरीज में अगर उसने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करा है तो द पर्सन कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज वो खर्चा किस किस के लिए करा हो, या फिर एलिजिबल असेसी कौन है। तो स्टूडेंट्स इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल ना हर डिडक्शन का ये ध्यान रखो कि एलिजिबल असेसी है कौन। मैं तो कहूंगी चार्ट बना लो, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसके नीचे जितने आते हैं ना वो सब लिखते रहो कि 80C का है, ये सब ऐसे करके लिखते रहो। एलिजिबल असेसी आइदर इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, दोनों के केस में है। इंडिविजुअल के केस में क्या कौन कौन पर्सन है जिसके लिए वो ये सब कर सकता है? तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन दैट इज एसएससी एंड पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एंड द ट्विस्ट इज ये डी है ना, डी यानी डिपेंडेंट, तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर आराम से बात सुनो, दैट इन द केस ऑफ चिल्ड्रन दैट मस्ट बी डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है, इंडिपेंडेंट के लिए नहीं, वो उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने चाहिए, इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली। ओके, अब बात आती है एचयूएफ की। तो अपने किसी भी मेंबर के लिए अगर उसने इस चारों कैटेगरीज में पेमेंट करी है तो सेक्शन 80D की डिडक्शन मिल जाएगी। अब क्या वो कैश में पेमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो स्टूडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और मेडिकल ट्रीटमेंट, इन तीनों की पेमेंट कैसे भी कर दे बट अदर देन कैश, अदर देन कैश। हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट वो छोटी मोटी पेमेंट्स होती हैं तो वो चलेगी, वो कैश में कर सकता है, ठीक है, बट अदर देन दिस, अदर देन कैश किसी भी मोड पे वो कर सकता है। फिर बात आती है कि डिडक्शन का अमाउंट कितना है। अब मैंने यहाँ पे ना 3 कैटेगरीज बना दी। 2 कैटेगरी है इंडिविजुअल की, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन दैट इज एसएससी बट डीबी है, और पेरेंट्स की। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसी के लिए भी लो डिडक्शन मिलेगी, यानी इंडिविजुअल का केस है तो दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, एसएससी के लिए भी, और एचयूएफ है तो किसी भी मेंबर के लिए भी। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम। ये सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन तब मिलती है एटीडी में अगर सेल्फ स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए पेमेंट करी है, यानी जो पेरेंट्स के लिए या एचयूएफ ने मेंबर के लिए करी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली हेल्थ स्कीम की डिडक्शन नहीं मिलती। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इंडिविजुअल ने किसी के लिए भी पेमेंट करी है, एसएससी या पेरेंट्स, मिलेगी डिडक्शन, एचयूएफ को नहीं मिलेगी, ठीक है। इन तीनों, अब आप कह रहे मैम मेडिकल ट्रीटमेंट बात करेंगे, रुक जा, अभी यहाँ तक देखो। इन तीनों डिडक्शंस को मिलाकर मैक्सिमम तीनों ही कैटेगरीज में सिर्फ 25,000 की डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, क्योंकि एक ऐसी इकलौती डिडक्शन है जो तीनों को मिल रही है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के केस पे वो कह रहे हैं आप जिसके लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हो, इफ दैट पर्सन इज सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन का मतलब एज जो है
वो 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज्यादा है। सो इन दैट केस उसने कहा आप एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो 25,000 की, ठीक है। 25,000 पहली कैटेगरी और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सीनियर सिटीजन का लिया है तो 25,000 का एडिशनल डिडक्शन। उसके बाद बात आती है यहाँ पर, मैम अब वो फोर्थ कैटेगरी बता दो। हाँ बताती हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट। यस, मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में स्टूडेंट्स दे सेड कि सुनो, अच्छा पहले तो एक बात, ये 25 और 25,000 का मिलाकर उसने कहा कि अगर मान लो कि वो ये कह रहा है, इसका मतलब 50,000 की डिडक्शन मिल गई, ये ठीक है। चलो अच्छा पहले मेडिकल एक्सपेंडिचर समझो। जब वो मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, ये एक्सपेंस कर रहा है, वन एंड द सेम थिंग, ये किसके लिए अलाउड होगा? सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। बट कब अलाउड होगा? बट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर का क्लेम ले रहा है सीनियर सिटीजन के लिए, तो उनके लिए उसने मेडी क्लेम प्रीमियम ना भराओ, यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे ना कराओ, ठीक है। मतलब ये कहा या तो मेडिकल इंश्योरेंस वाला लो या ये ले लो, ठीक है। तो इसीलिए होता भी सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही है। अब बात आती है कि इसके केस में कितनी डिडक्शन मिलती है, मिला के 50 थी, यहाँ पे भी कहती 50,000, ठीक है। बट सारी कैटेगरीज मिला के भी, चारों कैटेगरीज मिला के भी जो मैक्सिमम डिडक्शन रहती है वो रहती है सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए की, ठीक है। अब एग्रीगेट पेमेंट मान लो पर्सन एसएससी यानी खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबकी मिला के भी 50,000 की ही रहेगी। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कैटेगरीज अलग बनाई थी कि पेरेंट्स के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कीम नहीं चलती, ठीक है। चलो उसके बाद बात आती है, अगर मान लो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 7 सालों का एक साथ में दे दिया, 7 लाख रुपए दे दिया, कोई बात नहीं, 7 लाख डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 1 लाख ईच, उसको डिडक्शन मिलती रहेगी। इसी के साथ खत्म होता है सेक्शन नंबर 80D। भी जल्दी से बताना समझ आ रहा है या नहीं। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू गाइस, तो प्लीज बताते रहना आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने मुझे इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी फॉलो कर लो, वहां रिविजनरी टैक्स शॉर्ट्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। चलो नेक्स्ट आता है सेक्शन 80DD। डीडी क्या है? डीडी ने पहले तो कहा अरे सेल्फ तुम जरा दूर हो, सेल्फ तुम जरा दूर हो, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा डी आया। इसका मतलब सेक्शन 80DD खुद के लिए नहीं होता, ये होता है डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। अच्छा, और ये डिपेंडेंट रिलेटिव जो है वो हैंडीकैप होना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर डिपेंडेंट रिलेटिव जो कि हैंडीकैप है उसके लिए कोई भी पर्सन कुछ मेडिकल एक्सपेंस करता है या फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा करता है, कुछ भी खर्चा करता है, मैं कह रही हूँ 10 रुपए का ही खर्चा क्यों ना करा, तो उसको फ्लैट डिडक्शन मिलती है। किसको? कौन है एलिजिबल? एसएससी, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। फ्लैट डिडक्शन है, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000, स्वेयर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000, ठीक है। बस कुछ ना कुछ एसएससी ने एक्सपेंडिचर किया हो। अब बात आती है इंडिविजुअल कौन है, तो सेल्फ तो यहाँ है ही नहीं, उसको तो दूर किया तो डी आया। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये 3 कैटेगरीज तो वही आ गई 80D वाली। साथ ही साथ सिबलिंग्स भी, यानी ब्रदर और सिस्टर भी, और एचयूएफ है तो कोई भी मेंबर एचयूएफ का। अब मान लो स्टूडेंट्स इसने ये बोला कि जो डिपेंडेंट रिलेटिव है, ठीक है, डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव रिसीव्ड एन्युटी बिफोर द डेथ ऑफ एसएससी और बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 60 इयर्स ऑफ एसएससी। मतलब उसने कहा उसको मान लो किसी भी वजह से एन्युटी मिल रही है, मतलब पैसा उसको मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो अगर उसको एन्युटी मिल रही है डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव को, कब? एसएससी की डेथ से पहले, या फिर एसएससी यानी जिसके लिए डिडक्शन मिल रही है उसकी एज 60 इयर्स और मोर हुई है, उससे पहले ही उसको मिल गई है, तो इन दैट के स्टूडेंट जितनी भी डिडक्शन उसने ली थी, क्लेम की थी, वो सब रिवर्स हो जाएंगी। क्लियर? अब आता है सेक्शन 80DDB, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। स्पेसिफाइड डिसीज के लिए अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो यानी DDB। एलिजिबल एसएससी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ। कितना? तो या तो जितना खर्चा करा, या फिर स्टूडेंट्स अगर नॉर्मल केस है तो 40,000, ठीक है, और अगर सीनियर सिटीजन पेशेंट है तो 1 लाख रुपए, ठीक है। विच एवर इज लोअर, उतनी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। अब मान लो मैम उसको कोई इंश्योरेंस क्लेम वाला मिल रहा है क्योंकि स्पेसिफाइड डिसीज है, तो पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया होगा, माइनस कर दो, जितना अब बैलेंस बचा जो उसके पास से खर्चा हुआ है उतनी की डिडक्शन दे दो। नोट, असेसी जो है एक्सपेंडिचर से स्पेसिफाइड डिसीज पर हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में किस किस के लिए वो ऐसा ले सकता है स्टूडेंट्स? तो सेल्फ के लिए भी, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव होना चाहिए। डिपेंडेंट रिलेटिव यानी स्पाउस भी है तो उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। चिल्ड्रन, पेरेंट्स,
सिबलिंग, सबकी कैटेगरी है ये, लेकिन ये डिपेंडेंट कैटेगरी है, डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। इवन इन द केस ऑफ सेक्शन 80DD, ठीक है, यहाँ पे भी वो यही कहते हैं कि भाई ये जो सारे पर्सन है ना, ये डिपेंडेंट होने चाहिए, ओके। तो 80DD हो चाहे DDB हो, सबने कहा डिपेंडेंट होने चाहिए, तभी एक डी एक्स्ट्रा लगा रखा है उन्होंने, ओके। चलो अब नेक्स्ट आता है HUF है तो कोई भी डिपेंडेंट मेंबर। 80U क्या है स्टूडेंट, ये डिडक्शन है हैंडीकैप एसएससी के लिए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैम अभी आपने जो है 80DD भी बताया था हैंडीकैप के लिए और 80U भी हैंडीकैप के लिए, बात सुनो ध्यान से, ठीक है, एक तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। 80D जो है ना, 80DD जो है स्टूडेंट, वो हैंडीकैप के लिए है, लेकिन हैंडीकैप पर्सन उसका रिलेटिव होगा, वो रिलेटिव के लिए खर्चा कर रहा था। और ये जो 80U है ना, वो सेल्फ के लिए है, यानी वो खुद पे खर्चा कर रहा है, अगर जो हैंडीकैप पर्सन है तो ये उसके लिए है, ठीक है। कितनी है डिडक्शन, सेम वही अमाउंट की यहाँ मिल रही है। एलिजिबल एसएससी सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा खुद है तो सिर्फ इंडिविजुअल हुआ। अमाउंट ऑफ डिडक्शन नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 और स्वेयर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। फिर आता है 80E, ये क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। अब ये क्या कह रहा है, बात तो सुनना ध्यान से। अगर आप भी सोच रहे हो कि आप लोन ले लो एजुकेशन के लिए तो आप इंटरेस्ट का कैसे बेनिफिट कर सकते हो, देखो 12th क्लास के बाद, क्लास 12th के बाद, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12th के बाद वो कह रहा है कि अगर जो पर्सन है उसने कोई लोन लिया, लोन किस लिए लिया, एजुकेशन के लिए लिया, चाहे वो इंडिया में ले रहा है चाहे अब्रॉड में उसको एजुकेशन लेनी है, तो उसके रिस्पेक्ट में, लोन के रिस्पेक्ट में जो उसका खर्चा हो रहा है, खर्चा क्या होता है, इंटरेस्ट का ना, तो उस इंटरेस्ट पर उसको डिडक्शन देता है सेक्शन 80E, एजुकेशन 80E, ठीक है। एलिजिबल एसएससी होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल खुद, ओके स्टूडेंट। अब बात आई मैम अगर वो अपने मान लो कोई पर्सन है उसको चिल्ड्रन वाला के लिए लेना हो, हाँ वो भी अलाउड है। तो स्टूडेंट्स इन दैट केस डिडक्शन तब भी अलाउड होती है अगर उसने लोन लिया है सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए, यानी एसएससी के लिए। मैम पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को पढ़ाने भेज रहा है वो नहीं ना ऑब्वियसली, तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, या फिर वो स्टूडेंट जिसके लिए वो लीगल गार्डियन है, ठीक है। कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो स्टूडेंट जितना इंटरेस्ट अमाउंट उसने पे किया है 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, उसको वो जो है डिडक्शन मिलेगी। मतलब सुनो, जिस साल से, मान लो उसने 2024 से पेमेंट करनी स्टार्ट करी, तो 2024 से जो उसने इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करा, वो 8 सालों तक जितना इंटरेस्ट पे करेगा उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ट्राई इट आउट, आपका लोन 8 साल में पूरा हो जाए। सेक्शन 80E, ये क्या है, उसने कहा एजुकेशन ले ली, जरा घर भी ले लो, यानी अगर किसी ने हाउसिंग लोन लिया है, घर के लिए लोन लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे हो रहा है उस पर कितनी डिडक्शन मिलेगी, देखो। एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल एसएससी है इंडिविजुअल, HUF नहीं है। पूरा का पूरा आजकल वो जमाना ही नहीं है कि पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक घर में रह रही है, ठीक है। सो दिस इज ओनली एंड इंडिविजुअल। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है 50,000 रुपए। लेकिन ध्यान रखना, प्रैक्टिकली ये अब सेक्शन लग नहीं रहा, लेकिन पेपर में दे दिया तो रिस्क क्यों लेना, इसलिए सुन लो, ठीक है, क्योंकि वो ईयर्स अब जा चुके हैं जब ये 80E आया था। लोन जो है वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया हो, कमर्शियल के लिए नहीं। परचेज प्राइस घर का 50 लाख होना चाहिए। लोन सैंक्शन करवाया हो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017, यानी ये बेसिकली 16-17 के लिए आया था। दैट्स व्हाई आई सेड कि अब इसके आने के चांसेस कम है, बट हाँ इंटरेस्ट अभी पे हो रहा हो तो मतलब हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात आई, लोन अमाउंट जो है वो 35 लाख होना चाहिए, घर का अमाउंट 50 लाख तक और लोन का अमाउंट सिर्फ 33 लाख तक होना चाहिए। एसएससी का और कोई भी लोन घर ना हो जिस दिन उसने लोन सैंक्शन करवाया, बाद में ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है, पहली डिडक्शन वो क्लेम कर ले स्टूडेंट्स, ठीक है, जितनी भी उसकी डिडक्शन बन रही है पहले सेक्शन 24 सबसेक्शन बी यानी हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर ले। उसके बाद जो रिमेनिंग इंटरेस्ट उसका बचता है वो 80E आके क्लेम कर ले, कितना, 50,000 मैक्स, ओके। 80EA, अब ये क्या कह रहा है, इसने ना एक्चुअली थोड़ा सा साल बढ़ा दिया था, क्या उसने कहा मैं बात करूंगा उस लोन अमाउंट की जो सैंक्शन हुआ है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल, लेकिन 80E में कवर ना हुआ, वैसे भी अगर उस टाइम कवर हो गया उसने ले लिया, दोबारा से किसी और घर की डिडक्शन यहाँ नहीं दे रहे। मैक्स अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, वहां कितना था 50,000 रुपए, ठीक है। यहाँ कितना दिया स्टूडेंट्स उसने, 1.5 लाख रुपए। कंडीशंस क्या है, लोन किसी ना किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हो। अब पहले थी परचेज प्राइस, अब उन्होंने कहा नहीं, सर्कल रेट देखो, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख होनी चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्स 45 लाख।
लोन सैंक्शन करवाया हो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, एसएससी के पास और कोई घर ना हो। ओके स्टूडेंट, फिर बात आती है where a deduction under this section is allowed for any interest, deduction shall not be allowed on respect of such interest under any provision of act for the same or other assessment year। उसने कहा अगर यहाँ इंटरेस्ट की डिडक्शन ले रहे हो तो कहीं और ना लेना, मतलब सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में उसमें ले सकते हो, डिडक्शंस वाले में नहीं लेना, जीटीआई से नहीं लेना। हाँ वहां ले लेना पहले सेक्शन 24 सबसेक्शन बी हाउस प्रॉपर्टी से, फिर जीटीआई निकलेगा, जीटीआई में से सेक्शन 80 एक ही ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आजकल क्या ट्रेंड पर है, ई व्हीकल्स। सो ई व्हीकल्स के लिए दैट इज सेक्शन 80 बी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर कोई भी पर्सन लोन ले रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ई व्हीकल को खरीदने के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट पे आउट किया उसकी डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, सुनो ध्यान से। अब यहाँ बात हुई स्टूडेंट्स एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल कितना, 80 वाला यानी कि 1.5 लाख रुपए। ये यहाँ पे कंडीशन लोन किसी ना किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो। यहाँ पर एक चेंज क्या है, आप एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हो यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, ठीक है। किस लिए लिया होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज के लिए। लोन सैंक्शन हुआ हो 1 अप्रैल 2019 से लेकर एक साल बढ़ गया, 80 में 22 में रुक रहा था, ये 23 तक है, 31 मार्च 2023 तक। वेयर डिडक्शन, जहां डिडक्शन इस सेक्शन में ले ली तो और किसी सेक्शन में आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन ना ली हो। अब बात आती है सेक्शन नंबर 80G यानी कि डोनेशंस की, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। डोनेशन कोई भी एसएससी करे भाई पुण्य का काम है, डिडक्शन मिलेगी। तो इट इज एप्लीकेबल। ये फर्स्ट सेक्शन आ रहा है आपके पास जिसमें ऑल एसएससीज के लिए ये एप्लीकेबल है, ऑल एसएससीज के लिए, ठीक है। इसको करते रहो कि यहाँ से रिवीजन पूरी करने के बाद डिडक्शंस के क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, याद से डिडक्शन के क्वेश्चन देख लो। आई विल ट्राई इट आउट। अगर आपकी मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैम डिडक्शन के क्वेश्चंस करवा दो तो मैं वो भी करवा दूंगी, ठीक है। एलिजिबल एसएससी, ऑल एसएससी कोई भी ले। एलिजिबल डोनेशन, तो यहाँ पर हमने कैटेगरीज बना दी हैं दो। कैसे, एक कैटेगरी है अनलिमिटेड कैटेगरी, जहां पर जितनी डिडक्शन दोगे सब पे आपको जो है जितना डोनेशन करोगे सब पे डिडक्शन। एक है लिमिटेड कैटेगरी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी से। स्टूडेंट्स अनलिमिटेड कैटेगरी में पहली कैटेगरी आती है 50% की, सेकंड आती है 100%। अब ये क्या बात हुई, देखो अनलिमिटेड कैटेगरी का मतलब है वो आपको जीटीआई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के बेस पे नहीं डिडक्शन दे रहा, वो कह रहा है जितना डोनेशन किया सब डिडक्शन देंगे, परसेंटेज बताएगा। मतलब क्या है ना स्टूडेंट, लिमिटेड में हमने पढ़ा था कि भाई दैट इज बेस्ड ऑन सम अदर फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन अनलिमिटेड के केस में दो कैटेगरीज फर्दर आती है, एक है 50% की, जितना दिया उसका 50% फ्लैट ले लो डिडक्शन, और एक है 100% की, ठीक है। अब स्टूडेंट ये 50% वाली जो है ना कैटेगरी, ये थोड़ा सा याद करने के लिए व्हाट यू कैन डू ना, आप कांग्रेस को माइंड में रखना। यानी पहली कैटेगरी ये आती है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में जितना भी आप डोनेशन करते हो 50% स्ट्रेट की डिडक्शन मिलती है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, देन राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है। तो कांग्रेस को याद करके ये नाम याद रख लेना, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। एंड एक बात बताओ, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। सो पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। ये 4 कैटेगरीज है, इसके अलावा कोई 5वीं कैटेगरी नहीं है। ये 4 कैटेगरी है जहां पे जितना डोनेट करोगे उसके 50% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब बात आती है 100% कैटेगरी की, जितना पैसा डालोगे पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगी रिलीफ। ये कौन सी होगी, जिसमें नाम आ रहा होगा पीएम, सीएम। ये पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड अलग है, सूखा पड़ गया 50% की दे दी वहां पे, ठीक है। इसके अलावा पीएम, सीएम, नेशनल, जिला, जहां पे ऐसे करके वर्ड्स आ रहे होंगे ना विच अ नॉर्मल पर्सन कांट यूज, तो वो है 100% की कैटेगरी। आओ देखते हैं। नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड, पीएम अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड हो। मैम इतने सारे नाम याद करने, मैं तभी बता रही हूँ, पेपर में वो फंड्स के नाम देंगे, याद रखो नेशनल, पीएम, सीएम। अच्छा ये 100% पे जाएगा, ठीक है। जिला साक्षरता समिति, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चरल फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज और फंड फॉर आर्मी, ठीक है। ये ऐसे वाले फंड्स है स्टूडेंट जहां पे जितना डोनेशन कर दो 100% डोनेशन की डिडक्शन मिलती है। अब बात आती है लिमिटेड कैटेगरी की, दैट इज पार्ट नंबर बी। इसको करने से पहले मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपको अभी तक की क्लास कितनी समझ आई, ओके।
देखो स्टूडेंट्स, अब बात आती है लिमिटेड कैटेगरी वाले की। अब लिमिटेड कैटेगरी के लिए ना आपको एक बात ध्यान रखनी है। आपको अगर पता हो ना स्टूडेंट्स, तो एचटीसी के एक मोबाइल्स आते थे, याद है क्या किसी को? चलो, अगर नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप याद रखोगे इस तरीके से कि देखो, FOHTC मोबाइल, FOHTC मोबाइल, क्या बोला मैंने? FOHTC मोबाइल। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बेसिस पर, दैट इज FOHTC मोबाइल के बेसिस पर हम हमारी पूरी लिमिटेड कैटेगरी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन सेशन है, अगेन रिपीटेड, इसीलिए मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड फास्ट रख रही हूँ कि फटाफट से हम हमारे टॉपिक्स को कवर कर सके। अब बात आती है ये क्या है, तो देखो स्टूडेंट, जो भी डोनेशन इसमें कवर होंगी ना, उन पर क्या लगेगी, उन पर लिमिट लगेगी। लिमिट कैसे लगती है, अब वो बात करते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। अब बात आती है ये FO क्या है। अब स्टूडेंट्स, लिमिट में भी ना दो कैटेगरीज आएंगी। एक होगी इनमें 100% की कैटेगरी, एक होगी 50% की कैटेगरी। यानी पहले तो सिमिलरली जैसे अभी अनलिमिटेड कैटेगरी करी थी, हम 100% डोनेशन और 50% डोनेशन ले लेंगे। ठीक है, अब 100% कहाँ लेंगे, 50% कहाँ लेंगे? तो ये जो FO है ना, FO, इसके लिए तो है 100% की डोनेशन की डिडक्शन। उस पर लिमिट कैसे लग रही है वो भी बात करेंगे, पहले इसको समझो। FO है क्या? फर्स्ट F स्टैंड्स फॉर, स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है अब फैमिली प्लानिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। सो दे आर सेइंग कि अगर आपका ऐसा कोई भी फैमिली प्लानिंग का आप कुछ प्रोग्राम चला रहे हो, ठीक है, अब कौन प्रोग्राम चला रहा है, कोई कंपनी नहीं। देखो क्या कहा उन्होंने, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, या लोकल अथॉरिटी या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन तीनों में से किसी को भी आपने फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए कुछ भी डोनेशन किया है ना, तो उस पर जो है आपको 100% की डिडक्शन मिलेगी, लिमिट के साथ मिलेगी। लिमिट क्या है वो भी समझाऊंगी। चलो ठीक है, समझ आ गया। अब बात आती है O, FO। O क्या है? O है हमारे स्पोर्ट्स। कहते हैं ना स्टूडेंट, देखो जितना पढ़ना लिखना जरूरी है आज के जमाने में ना, हमारी मॉडर्न एरा में, उतना ही आपको खेलना भी जरूरी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स कंपनी क्या कर रही है, अगर कोई भी कंपनी, नाउ ये कंपनी का हो गया, ठीक है, कोई भी कंपनी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को कुछ भी डोनेट करती है, या फिर और क्या करिए, किसी भी ऐसे अदर इंस्टीट्यूशन को जो किसका काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इंडिया के स्पोर्ट्स पे। ठीक है, यानी अगर आप क्या करें एज अ कंपनी, राउंड आई एम रिपीटेड, एज अ कंपनी, अगर कोई भी कंपनी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को या फिर और किसी इंस्टीट्यूट को इसलिए डोनेशन कर रही है कि जो स्पोर्ट्स है इंडिया का वो डेवलप हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, सो इन दैट केस भी इस FO के लिए मिलेगी 100% की डोनेशन की डिडक्शन। ये था FO। अब इसमें लिमिट कैसे लगनी है वो बात बाद में आएगी, पहले समझते हैं HTC मोबाइल। ओके, अब H क्या है स्टूडेंट? अब स्टार्ट हो रहा है, FO थी 100% की कैटेगरी, HTC मोबाइल इज द 50% कैटेगरी। चलो, अब H स्टैंड्स फॉर डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, आप इनको कोई डोनेशन कर रहे हो तो 50% की वहां पे लिमिट लगेगी। 10,000 का डोनेशन क्या 5,000 कंसिडर करोगे। टी होता है स्टूडेंट, अगर आप कहीं भी टेम्पल, गुरुद्वारा, देखो आप मंदिर के लिए, गुरुद्वारे के लिए, चर्च के लिए, मस्जिद के लिए, कहीं भी कुछ वहां की रेनोवेशन के लिए या रिपेयर के लिए कुछ भी डोनेशन करते हो ना, तो उस पर भी स्टूडेंट्स आपको क्या मिलती है, 50% की डिडक्शन मिलती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर हम आगे से डोनेशन करें तो बस लिख दे क्या? देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है, जब भी आप कहीं भी रिलीजियस प्लेस पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में, ठीक है, अगर आप वहां पर जाकर कुछ भी डोनेशन करते हो तो वहां पर भी उन्होंने अपने आप को अप्रूव करवा रखा होता है 80G की डिडक्शन के लिए। ठीक है, तो वहां से आपको वो स्लिप लेनी होती है, देन यू कैन क्लेम इट। अब बात आती है FOH हो गया, T फॉर हमने लिया टेम्पल, यानी कि रिलीजियस प्लेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट, या फिर ऐसे कोई भी अगर रिलीजियस प्लेस है आप वहां पे कोई डोनेशन करो 50% की डिडक्शन मिलेगी। अब बात आती है सी का मतलब है चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर उन्होंने किस लिए डोनेशन किया है, मोबाइल के लिए, मोबाइल यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, दो तरीके की कम्युनिटीज होती हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो अगर कहीं भी किसी ने इंडिया में किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन किया है मोबाइल के लिए, यानी जो माइनॉरिटी हमारी कम्युनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए, तो उस पर भी 50% की जो है डिडक्शन मिलेगी। अब मैं FOHTC को एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। FO का मतलब है, फर्स्ट F स्टैंड फॉर द फैमिली प्लानिंग, O का मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर स्पोर्ट्स के लिए कुछ आपने डोनेशन किया, H का मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया, T का मतलब हो गया टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में किया,
और स्टूडेंट सी का मतलब होता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को किया, किस लिए किया, मोबाइल यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो इन सब का था हमारे पास क्या जो है। अब बात आई मैम ठीक है 3 पे मतलब 50% की कैटेगरी और पहले 2 पर 100%। हाँ, फिर क्या करेंगे, इन पे लगी हुई है लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा गया है एक होती है एडजस्टेड टोटल इनकम, क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ये सब। एडजस्टेड टोटल इनकम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है ATI। क्या था ये, कि जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दैट इनकम जिसपे कि स्पेशल रेट लगता है, अलग से रेट लगा हुआ है, स्लैब रेट नहीं लगा हुआ, तो स्पेशल रेट को छोड़कर बाकी जितनी भी GTI है उसको यहाँ पर लो, उसमें से हम माइनस कर देंगे ATG की डिडक्शंस। ठीक है मैम, ATG की या सारी, अब एक बात बताओ किसको निकाल रहे हो, ATG को निकाल रहे हो तो उसको तो अभी कंसिडर ही नहीं करेंगे, GTI में से ऑल डिडक्शंस माइनस कर देंगे, लेकिन एक्सेप्ट ATG। ATG को मैंने क्यों एक्सेप्शन में डाला, क्योंकि मैम ये तो अभी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जो आता है दैट इज ATI, उसको हम कहते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। दोबारा से समझा रही हूँ, बात को बड़े ध्यान से समझ लेना, ATI का क्या मतलब होता है, GTI ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन एक्सेप्ट है स्पेशल रेट्स इनकम, स्पेशल रेट्स इनकम यहां नहीं लेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे हर तरीके की डिडक्शंस, जैसे ATC हो गया या ATD है, कोई सी भी है, लेकिन कौन सी डिडक्शंस को माइनस नहीं करेंगे, ATG वाली, क्योंकि वो तो अभी कैलकुलेट हो रही है, एक्सेप्ट ATG। ये जो आता है ये होता है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो यहां बोला गया कि देखो आपने 100% FO ले लिया, 50% HTC मोबाइल ले लिया, वो जो जितनी भी टोटल डोनेशन आई है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, कितने से, 10% ऑफ ATI से। मान लो स्टूडेंट एडजस्टेड टोटल इनकम हमारे पास आया 8 लाख रुपए, इसका 10% 80,000 रुपीज। अब मान लो FOHTC मोबाइल की जो डोनेशन है सिर्फ इस वाली है, अनलिमिटेड कैटेगरी नहीं, FOHTC मोबाइल की जो डोनेशन आ रही है वो आ रही है 95,000, तो कितनी मिलेगी, 80,000 तक। ठीक है, मतलब यहां पर आकर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, सो दैट मींस डोनेशन या फिर 10% ऑफ ATI विच एवर इज लोअर उतना मिलेगा। क्लियर, चलो अब स्टूडेंट्स अगर मान लो इस सेक्शन में ATG में हम ये कह दें कि मैं तो ना 10,000 की डोनेशन करके आई हूँ, कैश में कर आई हूँ, नॉट अलाउड। ठीक है, तो डिडक्शन अगर स्टूडेंट 2,000 रुपए से ज्यादा की करनी है, मोर देन अप टू 2,000 यू कैन मेड इट इन कैश, लेकिन 2,000 से ज्यादा की अगर आपको करनी है तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, कैश में नहीं कर सकते, किसी भी अदर प्रिस्क्राइब किसी भी अदर मोड से कर देना। चलो ये मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे अभी आपको समझाया, आप इसको ट्राई करके देखना, कोई डाउट्स आए डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ओके, अब स्टूडेंट्स बात आती है, अगर डोनर जो है उसने डोनेशन करी है किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, मैंने बोला ना वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो भी है उसने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा होता है, कौन से सेक्शन में, ATG के सबसेक्शन नंबर 5 में। फिर बात आती है डोनर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG ओनली इफ, डोनर को जिसने डोनेशन किया है उसको कब वो डोनेशन की जो है उसको डिडक्शन मिलेगी, तो सुनो, पहली बात तो जो डोनी ट्रस्ट है यानी जिसको डोनेशन किया है, अगर उसने एक स्टेटमेंट तैयार कर ली है फॉर्म नंबर 10BD में, तो 10BD में, और उसको PDGIT को 31 मई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक सबमिट कर दिया है, उसके बाद बात आती है, देखो ये नोट्स में से क्वेश्चन आने का चांस कम होता है, लेकिन हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपको बता दूं CA और CMA दोनों वालों के लिए ओल्ड सिलेबस के लिए लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो पेपर अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आया मैं उस वे से भी आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट ATG की डोनेशन आती है, लेकिन हाँ हम करेंगे, दोबारा बोल रही हूँ, बिकॉज इस बार एग्जाम टिपिकल आने का भी चांस है। ठीक है, तो मैं आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं दे रही, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब बात आती है जो डोनी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है उसने क्या करना है स्टूडेंट, 10BD में स्टेटमेंट दे देगा PDGIT को। ठीक है, और स्टूडेंट साथ के साथ में वो डोनी को क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा 10BE में। मैम 10BE में वो कब तक उसको सर्टिफिकेट इशू करके गए, वही सेम डेट 31 मई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। डोनेशन अगर किसी भी काइंड में करिए, हम कहते हैं हमने 10 कूलर डोनेट करे हैं, दैट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन देना होगा। अगर मोर देन 2,000 की कर रहे हो तो कैश में नहीं दे सकते। अब स्टूडेंट्स कुछ एम्प्लॉयज अगर डोनेशन कर रहे हैं PM नेशनल रिलीफ फंड में, CM रिलीफ फंड में या लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड में, किसके थ्रू, अपने थ्रू नहीं, एम्प्लॉयर के थ्रू,
ठीक है। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या होगा, एम्प्लॉय को वो डिडक्शन तब मिलेगी अगर देखो ऐसे में क्या होता है, मान लो अब ये जो एम्प्लॉय है, ठीक है, मिस्टर ए, इसने अपनी एम्प्लॉयर मिस्टर ई के भी के जरिए उसको कहा था अच्छा ठीक है सर आप मेरी भी 10,000 की डोनेशन कर देना। ऐसे में सर्टिफिकेट तो एम्प्लॉयर के नाम पे इशू होगा, चाहे सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर के नाम पर इशू हो, एम्प्लॉयर क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉय के नाम पर इशू कर दे अबाउट दैट डोनेशन, तो एम्प्लॉय भी वहां पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है। क्लियर, ये था सेक्शन 80G। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80G। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर जरूर करना आपके फ्रेंड्स के साथ जिसको इस वीडियो की जरूरत है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं करी है आयुषी बंसल क्लासेस, यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम द प्ले स्टोर, जरूर कर लो, काफी सारा आपको फ्री स्टडी मटेरियल वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंड इफ यू आर एन iOS यूजर तो आप क्या कर सकते हो, मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो ayushibansal.classes.in और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक सब दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में। सेक्शन 80G, जब हम हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हैं, ठीक है, तो उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। तो मैम वो जो HRA वाली थी, नहीं, अगर HRA रिसीव नहीं हो रहा तो ये लगेगा। क्लियर, एलिजिबल एसएससी ऑब्वियसली घर में रहने वाला इंडिविजुअल, कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो यहां पर ध्यान से देखना, जैसे HRA की 3 थी, इसकी भी 3 है लिमिट्स। क्या है, पहला तो यहां पर इसने कहा 5,000 रुपीज पर मंथ, या फिर सेकेंड 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई अभी बताती हूँ एडजस्टेड जीटीआई क्या है, या फिर जितना रेंट पे किया है -10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडजस्टेड जीटीआई। तो एडजस्टेड जीटीआई का मतलब होता है जीटीआई में से सभी डिडक्शंस माइनस कर दो। कौन से वाली, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6A में, यानी जो अभी तक हमने करी है। ठीक है, लेकिन कौन सी नहीं जिसके बारे में बात करें, यानी एक्सेप्ट 80G, इसके लिए नहीं कर सकते बिकॉज ये तो अभी कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसमें से जो भी लोअर होगा उतनी आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कितना, 5,000 रुपए महीना, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, या फिर रेंट पेड -10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब बात आती है, लेकिन ध्यान रखना असेसी या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड या एचयूएफ के पास उस जगह पर, उस प्लेस ऑफ ड्यूटी पर कोई और घर नहीं होना चाहिए, खुद का भी नहीं, स्पाउस का भी नहीं, माइनर चाइल्ड का भी नहीं, एचयूएफ का भी नहीं, यानी हर तरीके से घपलेबाजी के साधन रोक दिए। ठीक है, फिर आता है 80GG। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, 80GG क्या कहता है, अगर कोई डोनेशन कर रहा है, अभी तो पढ़ाया मैम आपने 80G में, सुन लो, सबर करो, बात तो सुन लो। तो डोनेशन अगर कर रहा है स्टूडेंट्स कोई भी, 2 बातों के लिए, या तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ध्यान से सुना आप यहाँ पर। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स वो डोनेशन कर रहा है, पहली बात तो किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए। सो इन दोनों ही केसेस में उसको 80GGA की डिडक्शन मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, किस किस के लिए कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए। एलिजिबल एसएससी कौन है, सभी एसएससी एलिजिबल है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कंपनी है, एचयूएफ इंडिविजुअल है, सब है, लेकिन उनके पास इनकम नहीं होनी चाहिए पीजीबीपी में। यस, पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए मैम, क्यों, वहां पे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कर रहा है तो अपनी वो वहां पर उसको डिडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। फिर कितनी डोनेशन, 100%। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डोनेट, 100% ऑफ डोनेशन इज अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन अगर 2,000 से ज्यादा कर रहे हो डोनेशन तो कैश में मत करना। 80GGB ये क्या है, अब 80GGB एंड 80GGC, मैं ना इनको दोनों सेक्शंस को एक साथ करवाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक सेक्शन मैंने आपको यहाँ पर बोला, एक मिनट रुको, 2 सेक्शंस लगातार कवर करेंगे, बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक है 80GGB, एक है 80GGC। ये क्या है, 80GGB GGC। अच्छा, अब पता है नॉर्मली अगर मैं आपको कहूँ ना, बताओ एक सेक्शन कंपनी के लिए, तो आप कहोगे मैम सी फॉर कंपनी नहीं है ना, उल्टा चलता है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। कैसे, अब कह रहा है बी वाले में तो है कि अगर डोनेशन दी है, एलिजिबल एसएससी है यहाँ पर इंडियन कंपनी, कौन है, इंडियन कंपनी, और 80GGC में है अदर पर्सन, यानी कोई भी पर्सन हो बट अदर देन इंडियन कंपनी। ठीक है, लिख देती हूँ, एनी पर्सन बट अदर देन इंडियन कंपनी, एनी पर्सन बट अदर देन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी होगी
तो फिर ATGGB में उसको डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ऐसी डोनेशन है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब जो सभी जो हमारे वोटिंग सिस्टम को संभाल रहा है, तो अगर स्टूडेंट डोनेशन करी है, किसको किसको करी है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को। अच्छा हाँ मैम, अगर ये वाले नोट्स आपके चाहिए होंगे तो कहाँ से ले? सिमिलरली स्टूडेंट्स ऐप पर जाओ, वहां पर जाकर प्ले स्टोर पे ऐप पे जाइए, आयुषी कंसल्ट क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल में ये नोट्स अपलोड हैं। जो iOS यूजर्स हैं, आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे यू कैन आस्क फॉर दीज नोट्स, हम आपको वहां पे शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट, अच्छा साथ के साथ एक बात और, अच्छा मैम अगर ना हमें ये वाले नोट्स जो है वैसे चाहिए हो कि कोई और वेबसाइट जहां से हम कर सकते हैं, डेफिनेटली, तो उसके लिए iOS यूजर्स के लिए जो लिंक दूंगी मैं वेबसाइट का, दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, उसमें मैं आपको अपना कोड शेयर करूंगी, ऑर्गेनाइजेशन कोड। ठीक है, सो यू कैन आस्क इट ऑन द व्हाट्सएप। चलो, अब बात आती है क्या बोला मैंने आपको, पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंपनीज करेंगी तो ATGGB, अदर देन कंपनीज तो ATGGC। कितना, जितनी भी डोनेशन करोगे ना दोस्तों, सारी की सारी डोनेशन जो है डिडक्शन मिल जाएगी, यानी दोनों ही केसेस में 100% डोनेशन की डिडक्शन अलाउड है। ध्यान रखना दोनों सिमिलर हैं, बट GGB कंपनी डोनेशन कर रही है और GGC अदर देन कंपनी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 सेक्शंस कवर हो गए। अब बात आती है कैश में कर सकते हो, 1 रुपया भी कैश में नहीं कर सकते। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB एंड GGC कैन बी मेड इन कैश। जी में तो फिर भी कहा था, या उसमें कहा GGA में आप 2000 से ऊपर की मत करना कैश में, तो 1 रुपया भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट ATJJAA, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड प्लस repeated question in examination even at the CA final level, also CA में final level these questions have been asked, तो ये repeated question रहता है। ATJJAA क्या कह रहा है ये, एक बात बताओ, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट चाहेगी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोग प्रोवाइड करें? डेफिनेटली दे विल वांट ना कि ज्यादा से ज्यादा जो है एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। तो उन्होंने कहा सुनो, हम लेकर आए हैं सेक्शन ATJJAA। क्या है ये ATJJAA? वो कह रहा है आप जो न्यू एम्प्लॉयज को हायर करोगे, न्यू एम्प्लॉयज को, पुरानों को नहीं, नए एम्प्लॉयज को अगर आप जो हायरिंग करोगे, उसके लिए हम आपको देंगे डिडक्शन जितना आप उनको पे करोगे। अब बात आई जितना पे करेंगे नहीं, 30% कैसे, वो भी बात करेंगे मैम। सही है ना, फिर तो अब खुराफाती दिमाग है हमारा, चल गया इंडियन माइंड, क्या कि एक काम करेंगे, 10 एम्प्लॉयज थे, एक को निकाल देंगे, नया रख लेंगे, नए वाले के लिए ले लेंगे डिडक्शन। नहीं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होने चाहिए। ठीक है, बताया था क्लास में। एलिजिबल एसएससी कौन है? कोई भी एसएससी जो कि बिजनेस कर रहा है, ऑब्वियसली तभी एम्प्लॉय रखेगा। और जो कि स्टूडेंट जिस पर सेक्शन 44AB अप्लाई हो रहा है, यानी क्या अप्लाई हो रहा है, ऑडिट, टर्नओवर मोर देन 1 CR और 10 CR है। चलो, फिर अमाउंट ऑफ डिडक्शन 30% एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी जितना भी उसका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, बढ़ा हुआ एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, उसका 30% अलाउड होगा। कब तक अलाउड होगा? 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब है? आप देखो स्टूडेंट, जितना भी वो टोटल एमोल्यूमेंट पे कर रहा होगा एडिशनल एम्प्लॉयज को, दैट इज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको कहते हैं एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एग्जिस्टेंस बिजनेस है तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल मानोगे अगर कोई भी टोटल नंबर में इंक्रीज नहीं किया, या फिर आप जो एमोल्यूमेंट्स पे कर रहे हो दैट इज अदर देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, NEFT, RTGS या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, मतलब कैश में पे कर रहा है ना, तो नहीं मारेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है अगर न्यू बिजनेस है तो क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रीड आउट कर सकते हो। वैसे जो मैंने बताया वही है कि नया एम्प्लॉय, पुराना रखकर नया, पुराने को हटा दिया नया रख लिया तो नहीं चलेगा। न्यू बिजनेस है तो क्या होगा, नया बिजनेस है तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर उसमें तो जीरो था। नहीं, सुन लो, उसके लिए भी दिया है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शेल बी, जितना आप इन एम्प्लॉयज को पे करोगे। कि अब बात आती है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, वो एमोल्यूमेंट्स, वो एम्प्लॉय जिनका एमोल्यूमेंट जो है ना स्टूडेंट, वो कितना है, दैट इज मोर देन ₹25,000 पर मंथ। 25,000 रुपए, 25,000, यही पढ़ाया था मैंने, जल्दी से बता दो मुझे अब।
यस तो जिसका भी एम्प्लॉय कॉस्ट जो है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज जिनको एमोल्यूमेंट्स पे हो रहे हैं 25,000 महीने से ज्यादा के, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। साथ ही साथ वो एम्प्लॉय जिनको आपने एम्प्लॉय किया है कंपनी में फॉर लेस देन 240 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, या अगर कोई सीजनल प्रोडक्ट है जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ एपरल है, फुटवेयर है, लेदर प्रोडक्ट्स है, तो इसके केस में 150 दिन से अगर आपने उनको कम के लिए एम्प्लॉय किया नहीं मानेंगे। वो एम्प्लॉय जो कि आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है यहाँ नहीं लेंगे। या फिर स्टूडेंट एम्प्लॉय जिसका एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, कोई भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है या ऐसा कुछ भी है गवर्नमेंट पे कर रही है, आप किस बात का फिर वहां पर डिडक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो 4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ आ गई स्टूडेंट्स बात? जल्दी से बताओ, क्लियर है? चलो ठीक है। अब बात आई नेक्स्ट, इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 240 डेज, या फिर उन 3 के केस में, कौन से 3 केसेस बताए थे मैंने आपको, एपरल, फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट्स, 150 डेज। तो स्टूडेंट इन दैट केस उन्होंने क्या किया मैम, पिछले साल में नहीं रख पाए बट इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में उन्होंने क्या किया, इस टाइम पीरियड को पूरा कर दिया। सो इन दैट के स्टूडेंट्स हम मान लेंगे कि वो जो है वो सक्सीडिंग ईयर में ही हमने एम्प्लॉय करे थे। ठीक है, ये नहीं होगा कि ठीक है उस साल नहीं करे तो चलो इनकी तो बात खत्म, नहीं, कोई नहीं, हो सकता है तब लास्ट में आया हो, कोई भी बात हो, सक्सीडिंग इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में कर लिया, हम वहां पे उसको दे देंगे। सो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट उसको सक्सीडिंग ईयर में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर? अच्छा, डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ तब अलाउड होगी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हुआ है, यानी कि सेक्शन 44AB लगा है और 44AB की डेट तक उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ये था सेक्शन 80JJAA। फिर आता है 80QQP। अगर आपको लग रहा है इसके क्वेश्चंस करने हैं या और कुछ भी आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही है, यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हम उसी अकॉर्डिंगली उसको करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो 80QQB। QQB ने कहा कि रॉयल्टी क्यों दी, बुक्स पे रॉयल्टी क्यों दी, अरे क्यों नहीं दी, ऑथर्स की बहुत मेहनत होती है। ठीक है, तो दैट इज फॉर द रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक नेचर। जिस भी पर्सन को स्टूडेंट रॉयल्टी रिसीव हो रही है उस रॉयल्टी की भी ये डिडक्शन दे देते हैं 80QQB में। ठीक है, अरे हाँ, ऑथर्स की रिस्पेक्ट करी। चलो मैम कौन से वाली बुक से, चाहे वो लिटरेचर रिलेटेड हो, लिटरेसी की हो, आर्ट्स रिलेटेड हो, आर्टिस्टिक हो, ठीक है, या फिर स्टूडेंट वो साइंटिफिक हो, तीनों में से कोई भी अगर बुक्स किसी ने लिखी है उसको रॉयल्टी रिसीव हो रही है। किसको होगी रॉयल्टी रिसीव? ऑब्वियसली बुक तो किसी इंडिविजुअल ने लिखी होगी, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को जो जितनी भी उसको एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव हुई है या 3 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, उसकी स्टूडेंट्स उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव हुई है, अगर लंपसम रिसीव हुई है तो जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है, एक साथ नहीं हुई स्टूडेंट, वो कह रहे हैं कि हम तो आपको जितनी बुक्स सेल करेंगे उस अकॉर्डिंग देंगे, तो 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स, जितनी बुक्स सेल हुई है वैल्यू पे जो सेल हुई है उसका 15%, ठीक है, उसको मानेंगे एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव। आरआरबी ने कहा पेटेंट की भी बात कर लो, आरआरबी QQB रॉयल्टी, आर फिर से वही उल्टा है, आर में रॉयल्टी नहीं डाला, क्यू में डाला, आर में डाले पेटेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट सेम केस है, एलिजिबल एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल डिडक्शन एलिजिबल, रॉयल्टी रिसीट फ्रॉम पेटेंट्स या 3 लाख रुपए विच एवर इज लोअर रॉयल्टी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों सेक्शंस के लिए बता रही हूँ, QQB भी आरआरबी भी, यानी रॉयल्टी अगर आउटसाइड इंडिया से अर्न हुई है तो डिडक्शन सिर्फ तब मिलेगी स्टूडेंट अगर इंडिया में वो अमाउंट आप लेकर आए हो। ये नहीं है रेजिडेंट इंडिविजुअल है बाहरी अमाउंट ले रहा है, नहीं, इंडिया में वो अमाउंट आना चाहिए और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, और कितने टाइम में आना चाहिए, सारी बातें ध्यान से समझ लेना। एक तो इंडिया में आना चाहिए, ब्रॉट होना चाहिए, ठीक है, कौन सी करेंसी में, मैंने नहीं कहा रिसीव होना चाहिए, मैंने कहा ब्रॉट होना चाहिए, लाना चाहिए। ठीक है, फिर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब रिसीव हुआ है दैट इज द बेस्ट, बट बाहर मिला है, ठीक है, ब्रॉट इन इंडिया होना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कितने टाइम पीरियड में, तो जितना जब हमारा प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, उसके विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब मान लो जैसे प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, तो स्टूडेंट 24 खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, तो इसके 6 महीने के अंदर अंदर वो इंडिया में ब्रॉटअप हो जाना चाहिए। अच्छा मैम, अगर कोई टाइम आरबीआई ने अलाउ कर दिया, भाई फिर आरबीआई की बात तो माननी पड़ेगी, या फिर वो टाइम जो कि आरबीआई ने अलाउ किया है। ये था हमारे पास 80 आरआरबी। अब नेक्स्ट सेक्शन करते हैं 80 टीटीए। 80 टीटीए ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सो बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये कहता है आपको जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसकी मैं डिडक्शन बता देता हूँ कि कितनी मिलेगी। ठीक है, सेविंग अकाउंट पे किसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कह रहे हैं
सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है इंडिविजुअल को या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, हमने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, ठीक है, उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अब कितनी रिडक्शन मिलेगी, तो या तो जो हमें प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट का अमाउंट मिला या फिर स्टूडेंट 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। मैम सेविंग अकाउंट किसके पास खुलवाए, मेरे फ्रेंड के पास सेविंग खुलवा लूँ, अच्छा जी नहीं, किसी भी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम एक सेक्शन पढ़ेंगे 80 TTB। 80 TTA ने क्या कहा, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, इन द केस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। एक सेक्शन आया हमारे पास 80 TTB, ये क्या कहता है, सुनो मैं सीनियर सिटीजन के लिए आया हूँ, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, हाँ रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं, और मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ FD पर, फिक्स डिपॉजिट पर। तो अगर 80 TTB में वो कवर हो रहा है तो TTA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलो TTB क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब होता है FD, फिक्स डिपॉजिट। एलिजिबल एसएससी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी GTI में क्या इंक्लूड हो रहा है कि उसको डिपॉजिट मिल रहा है इंटरेस्ट पर बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। अच्छा बिग बात मैम NBFC जरा नहीं, स्टूडेंट ध्यान से देख लो मेरी बात, हम पैसा रखते किस में है, बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो वही तीन यहाँ पर है, प्लीज ध्यान रखना। अब अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है, इसमें बहुत फायदा करवा दिया सीनियर सिटीजन का। उन्होंने कहा कि ये TTB में मैं कह रहा हूँ, TTA में जो डिडक्शन मिलती थी वो 10,000 की थी, मैक्स 10,000 मतलब जितना रिसीव हुआ या 10,000 विच एवर इज लोअर। 80 TTB में आपको डिडक्शन मिलेगी 50,000 तक की, अमाउंट रिसीव और 50,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है, उतनी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है 80 TTA और TTB दोनों के लिए एक बात सुनो, जहां पर भी इंटरेस्ट इनकम डिराइव हो रही है, हमने क्या किया स्टूडेंट, किसी फर्म के बिहाफ पे, AOP BOI के बिहाफ पर हमने क्या किया, वो अकाउंट या डिपॉजिट रखा था, सेविंग अकाउंट रखा था TTA, डिपॉजिट TTB, ठीक है। तो पार्टनर ऑफ द फर्म और मेंबर ऑफ AOP और BOI वुड नॉट बी अलाउड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। वो क्या कह रहा है सुनिए, एक ना फर्म को, पार्टनरशिप फर्म ने अपनी FD करवा रखी थी, ठीक है, उसने कहा, पार्टनरशिप फर्म ने FD करवा रखी थी, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझना। उसके बाद अब हमने कहा या तो ये तो सिर्फ इंडिविजुअल्स को अलाउड है, ओके, दिमाग चलाया, खुरापाती दिमाग, स्मार्ट बनने की कोशिश करी और कहा FD का जो इंटरेस्ट मिलेगा फर्म की टोटल इनकम में तो उसकी डिडक्शन है नहीं, बिल्कुल सही। हम क्या करते हैं, जब इस इंटरेस्ट को हम पार्टनर्स को दे देते हैं, शेयर दे देंगे ना, और उस पर डिडक्शन ले लेंगे, अच्छा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो अगर किसी भी पर्सन को AOP BOI या फिर फर्म से कुछ भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर 80 TTA और TTB की डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो अपनी टोटल इनकम से उसको डिडक्ट नहीं करवा सकते। ये था स्टूडेंट्स हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसी के साथ स्टूडेंट्स खत्म होता है हमारा आज का चैप्टर, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। आई होप जिन भी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि मैम डिडक्शन वाला चैप्टर थोड़ा टिपिकल लग रहा है, प्लीज करवा दो, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस सेशन के साथ। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको अगर वैसे भी कोई डाउट आ रहा है ना, टैक्स में, अकाउंट्स में, ऑडिट में या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, यू कैन ज्वाइन देयर और आप वहां पे अपने डाउट्स मेरे साथ डेफिनेटली क्लियर अप कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो सेशंस अभी मैं आपको कवर करवा रही हूँ, डेली डोजेस आने वाली है हमारे पास, यानी डेली आपको पढ़ाया जाने वाला है ऑन द यूट्यूब एंड द फेसबुक ऑल्सो। CA इंटर और CMA इंटर के लिए बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से कर लो, और प्लीज आपके फ्रेंड्स को, जूनियर्स को भी बता दो कि सिमिलरली CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन की भी डेली डोजेस स्टार्ट होने वाली है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।